हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा डाइजेशन की फिजियोलॉजी को आगे लेकर के हम चलते हैं, जिसमें हम पिछले वीडियो में लार के संगठन और लार के कार्य के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो में हम लार के कंट्रोल को समझने की कोशिश करेंगे और फिर मुगवा के बाद जो ग्रेसिका है या आमाशय आगे आने वाले जो एलिमेंट्री कैनाल के भाग हैं उनमें किस प्रकार से पाचन की कार्य की संपन्न होती है उसको समझने की यहाँ कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिएगा अब यहाँ हम लार के कार्य पढ़ लेने के बाद लार के नियंत्रण की घटना को समझेंगे। लार के स्राव का नियंत्रण किस प्रकार होता है, लार के स्राव का नियंत्रण। लार का स्राव मुख गुहा में किसके द्वारा होता है? लार ग्रंथियों के द्वारा होता है, ये हम जान चुके हैं। अब ये जो लार का स्राव का जो कार्य है, मतलब कब ज्यादा मात्रा में स्रावित होगी लार, कब कम मात्रा में स्रावित होगी, ये जो कंट्रोल है ये किस प्रकार से होता है? ऐसा माना गया है कि लार का स्राव का जो नियमन है, कंट्रोल है, वो किसी हार्मोन के द्वारा तो होता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि लार का जो कंट्रोल है वो कंप्लीटली तंत्रिकाओं के द्वारा ही होता है, तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। आपको इतना ध्यान रखना है, इसका नियंत्रण तंत्रिकीय होता है। अब एक शब्द हमारे पास आया, तंत्रिकीय होता है। कुल मिलाकर लार कम ज्यादा मात्रा में कब निकलेगी, ये कंट्रोल कौन करेगा? तंत्रिकाएं करेंगी, यानी मस्तिष्क से रिलेटेड है। तो ये सीधा सीधा हमें पता चला। अब इससे भी रिलेटेड फिर दो घटनाएं हैं, उनके आधार पर हम इसको समझेंगे यहाँ पर। और उसमें बताया माना गया है दो क्रियाएं हैं, जिसमें एक को अनुबंधित बोलते हैं, अनुबंधित प्रतिवर्त के रूप में, और दूसरी जो है वो है प्रतिबंधित। दोनों को अच्छे से समझना, इम्पोर्टेंट है। प्रतिबंधित प्रतिवर्त, प्रतिवर्त का मतलब तो रिफ्लेक्शन है ना। जो उद्दीपन दिया जाएगा, जो उत्तेजना दी जाएगी, उसके अपोजिट में क्या रिफ्लेक्शन आएगा, क्या रेस्पॉन्स आएगा, वो प्रतिवर्त। तो देखिएगा अनुबंधित प्रतिवर्त का मतलब है, और फिर सीधे हमें दोनों क्रियाओं को तंत्रिकाओं के साथ जोड़ना है, मस्तिष्क से जोड़ना है। अनुबंधित प्रतिवर्त का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए भोजन हम ग्रहण करते हैं, तो भोजन हमारी आहार नाल में पहुंचता है। आहार नाल में पहुंचने के बाद जब स्पर्श होता है भोजन का जब स्पर्श होता है, तो उस स्पर्श से जो उद्दीपन मिलता है, जो उत्तेजना मिलती है, उसके द्वारा लार की स्राव की जो क्रिया है वो प्रभावित होती है, यानी वो कंट्रोल होती है। बात समझ में आई? अनुबंधित में अनकंडीशन है रिफ्लेक्स, अनकंडीशन है ना। जब भोजन ग्रहण किया, आहार नाल में पहुंचा, तो आहार नाल के संपर्क में आया, और संपर्क से जो सूचना, जो उत्तेजना, जो उद्दीपन मिला, उससे यदि लार कंट्रोल होती है तो वो अनुबंधित प्रतिवर्त में आएगा। और ये अनुबंधित प्रतिवर्त तो नेचुरल मिलता है, यानी जन्मजात होता है, जन्म से ही मिलता है, यानी ये क्रिया तो जन्म से ही होती है। शॉर्ट में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको समझना है, ये तो जन्म से ही होती है, जन्मजात, ठीक है। अब हम प्रतिबंधित की बात करें, तो प्रतिबंधित में छात्रों ऐसा होता है, यहाँ पर यानी एक तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, कंडीशन थ्योरी है, कंडीशन रिफ्लेक्स है, यानी प्राणी के सामने कंडीशन अप्लाई की जाती है। अब वो कंडीशन बार बार भोजन देना हो सकता है, कोई खाने की वस्तु दिखाना, कोई उसके साथ और क्रियाएं प्रदर्शित करना, यानी कोई ध्वनि उत्पन्न करना उसके साथ। इस पर जो प्रयोग किया था वो आईपी पावलोव ने किया था, भूखी बिल्ली पर ये क्या नाम से प्रयोग किया था उन्होंने, कुत्ते पर। तो मेरा कहने का मतलब यह है
प्रतिबंधित प्रतिवर्त में जैसे हम भोजन को आहार नाल तक जाने बिना दें और उससे पहले ही लार स्रावित होने लगे। इसमें तो स्पर्श ग्रहण करने के बाद, स्पर्श हो जाने के बाद लार का स्राव होता है, जबकि इसमें केवल भोजन को दिखाकर, देखकर, उसको सूंघने से, उसकी भोजन के बारे में चर्चा करने से ही यदि लार स्रावित होने लगे तो ये प्रतिबंधित क्रिया होती है। जैसे हम कुछ कई बार ऐसा होता है, हम किसी चीज की चर्चा करते हैं या उसके पास बैठे होते हैं, जबकि वो हम खा नहीं रहे हैं, हमारे अंदर नहीं जा रही हो, लेकिन उसको देख करके, सूंघ करके ही लार स्राव, मुंह में लार आ जाती है, तो वो प्रतिबंधित प्रतिवर्त है नहीं। और ऐसे जो प्रतिबंधित प्रतिवर्त है, ये क्या काम करता है, जो मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लोंगेटा भाग है, मेडुला, ये इंपॉर्टेंट है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो भाग है मस्तिष्क का, ये क्या नाम से लार का केंद्र बिंदु है। लार के स्राव का केंद्र, कहने का मतलब लार के स्राव की क्रिया मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा भाग से ही कंट्रोल होती है। और ये उत्तेजित होगा, ये उत्तेजित होगा तो उसके बाद यहां से सूचना को सहानुकंपी जो है, सहानुकंपी जो तंत्रिकाएं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, सहानुकंपी और अनुकंपी दो प्रकार की होती हैं, दोनों का अपोजिट रिएक्शन होता है। तो सहानुकंपी जो तंत्रिकाएं हैं, ये इस सूचना को लेकर के, भोजन के गंध की सूचना, देखने की जो सूचना, उसको लेकर के कहाँ पहुंचेगी, लार ग्रंथियों तक आती है। लार ग्रंथियां 4 जोड़ी हम पीछे की वीडियो में पढ़ चुके हैं नहीं, सब मैंडिबुलर है, लिंगुअल वगैरह जो होती है, वहां तक पहुंचते हैं और उसके बाद लार का स्राव किया जाता है। अब इसका मतलब सहानुकंपी तो लार का स्राव करवाती है और अनुकंपी जो हो जाएगी वो लार के स्राव को रोकती है, दोनों का अपोजिट। तो इस तरीके से लार की क्रिया को कंट्रोल किया जाता है। लार पढ़ लेने के बाद अब हम मुख गुहा से आगे बढ़ेंगे डाइजेशन की फिजियोलॉजी में, और उसमें अब हम ग्रेसिका की यहाँ चर्चा करेंगे। ग्रेसिका या ग्रासनाल ग्रेसिका, ये देखिए मुख गुहा में ऐसा माना जाता है, मुख गुहा में जब लार भोजन के साथ मिल जाती है और दांतों के द्वारा भी उसको चबाया जाता है, थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी यहाँ पर होता है, तो उसके बाद जो भोजन है वो क्या नाम से थोड़ा गाढ़ी लुगदी के रूप में बदल जाता है, गाढ़ा लुगदी के रूप में बदल जाता है। ऐसी गाढ़ी लुगदी जो भोजन है लुगदी के रूप में, उसको बोलस कहा जाता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, ग्रास नाल में जब भोजन जाता है तो उसकी फॉर्म कौन सी होती है, बोलस के रूप में। एक शब्द ये आपको ध्यान रखना है ना, बोलस, बोलस बोलेंगे इसको। अर्धपचित भोजन है ये, गाढ़ा है लुगदी के समान, लार मिलने के बाद, थोड़ा पाचन होने के बाद, और उसको क्या बोलते हैं, बोल। शब्द आपको याद रखना है, ये कई बार रिपीट होता है, बोलस बोलते हैं। अब देखिएगा ग्रासनाल या ग्रेसिका की बात करें तो ग्रासनाल तो केवल नलिका रूपी भाग होता है आहार नाल का। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है, किसी भी प्रकार के कोई एंजाइम का सेक्रेशन इसकी सतह के द्वारा नहीं किया जाता है। ये केवल मार्ग या पथ, रास्ता देने का एक तरीके से काम करती है और मुख गुहा को आमाशय से जोड़ती है सीधे। मुख गुहा को आमाशय से जोड़ने का पथ यानी रास्ता देने का काम ग्रासनाल करती है। लेकिन इतना हमें पता है कि ग्रासनाल की दीवार जो भित्ति है वो मोटी होती है, मोटी। इसमें 4 भित्ति परतें होती हैं, जिनमें से अंदर ही अंदर जो वाली परत है उसको म्यूकोसा लेयर बोलते हैं। म्यूकोसा अर्थात श्लेष्मा वाली परत। तो ये श्लेष्मा का स्राव करती रहती है लगातार, श्लेष्मा का स्राव करती रहती है, और श्लेष्मा की वजह से ग्रासनाल का जो पथ है, जो उसकी गुहा है, वो चिकनी और नम बनी रहती है, जिससे भोजन को खिसकने में, आमाशय की तरफ खिसकने में मदद मिलती है। तो मुख गुहा में कंप्लीटली भोजन को चबाने के बाद जिह्वा की सहायता से उसको निगला जाता है, तो ये ग्रासनाल में जाता है, जिसकी श्लेष्मा वाली सतह के द्वारा ये आसानी से खिसक करके और कहाँ चला जाता है, आमाशय में चला जाता है। उसके साथ साथ
ग्रासनाल की जो श्लेष्मा है वो ग्रासनाल की सतह को एंजाइम्स और एसिड या बेस जैसी कंडीशन ये पदार्थ जो होते हैं उनसे रक्षित करने यानी बचाने, डैमेज होने, खराब होने से बचाने का काम भी करती है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, बोरस के रूप में जाएगा, ग्रासनाल में पाचन होता नहीं है। इसके स्राव में एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसीलिए पाचन नहीं होता, एंजाइम नहीं। एंजाइम नहीं पाए जाते है ना। और केवल नली का मुख्य भाग है जो सीधे भोजन को खिसकने में मदद करता है। वैसे इसमें इसकी दीवार में वर्तुल पेशियां भी पाई जाती हैं, वर्तुल पेशियां और लंबवत या अनुदैर्ध्य पेशियां भी पाई जाती हैं। ये ध्यान रखने की बात है, ग्रासनाल की जो भित्ति की दीवार की जो भित्ति है ना, उस भित्ति में वर्तुल पेशियां और अनुदैर्ध्य पेशियां पाई जाती हैं। लंबवत ऐसे दीवार में खड़ी पेशियां भी पाई जाती हैं और वर्तुल का मतलब इस गोल सर्कुल जो है पेशियां भी इसकी दीवार में पाई जाती हैं। और इन्हीं पेशियों की क्रमकुंचन गति के कारण संकुचन के द्वारा भोजन को आगे खिसकाया जाता है आमाशय की तरफ ग्रासनाल में। बात समझ में आई होगी। पेशियों की एक अद्भुत विशेषता आप सभी जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन का गुण इनमें पाया जाता है। अब पेशियां वर्तुल भित्ति में ऐसे गोल भी पाई जाती हैं और ऐसे लंबी खड़ी भी पाई जाती है। ये जब पेशियां इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन करेंगी, फैलेंगी, सिकुड़ेंगी, संकुचन शिथिलन होगा इनमें, तो क्या होगा, भोजन श्लेष्मा की वजह से ग्रासनाल की दीवार अंदर से नम और गीली रहती है, तो भोजन धीरे धीरे खिसकता रहता है, खिसकने में मदद मिलती है और आमाशय में पहुंच जाता है। तो ग्रासनाल में तो केवल भोजन को रास्ता देने का काम यानी आमाशय की तरफ खिसकाने का काम किया जाता है। किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम ना होने की वजह से पाचन भी नहीं होता है और इसमें भोजन की जो खोरम होती है उसको बोलस बोलते हैं। दोनों प्रकार की पेशियों की सहायता से ये होता है। तो इसमें ग्रासनाल में इतना ही पढ़ेंगे। आगे के भाग को हम ग्रासनाल के बाद हम आमाशय में पाचन पढ़ेंगे। आमाशय में पाचन को हमें अच्छी तरह से पढ़ना है।